कल्पना कीजिए कि आप अपने फैमिली के साथ एक बोट पर बैठे हैं और गहरे नीले समुद्र के बीच छुट्टियां मना रहे हैं। चारों तरफ जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन अचानक एक पल में सब कुछ बदल जाता है। अचानक समुद्र का सारा पानी गायब हो जाता है और आप सूखी समुद्री जमीन पर फंस जाते हैं। आपके मन में कई सवाल उठते हैं। समुद्र का सारा पानी आखिर गया कहाँ? क्या वह कभी वापस आएगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें इस फिल्म में मिलेंगे, जो आपको अंत तक हैरान कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है कैरिबियन ओशन के बीच एक बोट पर मौजूद एक फैमिली से। यह फैमिली अपने बेटे बेन का बर्थडे मनाने के लिए यहाँ आई है। सब लोग बहुत खुश हैं और इस पल को यादगार बना रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह खुशी ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता है। समुद्र का सुंदर नजारा देखते हुए बेन की माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। उधर बेन और उसके फादर टॉम मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। लेकिन अचानक जूलिया को पानी में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ा जीव उसके आसपास घूम रहा हो। वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक कुछ उसे गहरे पानी के अंदर खींच लेता है। उसी समय उनकी बोट के उपकरण तेजी से दिशा बदलने लगते हैं, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। बेन और टॉम इस बदलती स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि वे अभी भी मछली पकड़ने में लगे होते हैं। इधर जूलिया देखती है कि कुछ ही सेकंड में वह अपनी बोट से बहुत दूर बह चुकी है और अब वह डूबने लगी है। वह जोर जोर से टॉम को पुकारती है कि वह उसे बचा ले, लेकिन जूलिया बोट से काफी दूर होती है, इसलिए उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। इसी बीच जूलिया को महसूस होता है कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे की ओर जा रहा है। जूलिया अपनी बेटी कैसी को भी आवाज देती है, लेकिन कैसी उस समय हेडफोन्स लगाए धूप का आनंद ले रही होती है। बेन, कैसी और टॉम को अभी तक यह भी नहीं पता होता कि जूलिया समुद्र में तैरने गई थी। जूलिया उनसे लगातार और दूर बहती जा रही होती है, लेकिन खुशकिस्मती से टॉम को जूलिया की आवाज हल्की सी सुनाई दे जाती है। वह जूलिया को देख लेता है और तुरंत पानी में कूदकर उसे बचाने चला जाता है। दूसरी तरफ बेन जल्दी से बोट का इंजन चालू करता है और बोट को उनकी तरफ ले आता है। आखिरकार टॉम जूलिया को डूबने से बचा लेता है। जब वे बोट के पास पहुंचते हैं तो बेन और कैसी मिलकर दोनों को बोट पर खींच लेते हैं। इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। वह कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम्हारी माँ समुद्र में तैरे तो तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। कैसी माफी मांगती है और बताती है कि वह हेडफोन्स लगाए हुई थी। खैर, जूलिया सुरक्षित थी। टॉम कहता है कि अब से कोई भी बिना बताए पानी में नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा तो पहले किसी को जरूर बताएगा। सब लोग टॉम की बात मान लेते हैं। अब धीरे धीरे रात होने लगती है, इसलिए सब लोग बेन का बर्थडे मनाने की तैयारी करने लगते हैं। रात में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद कैसी का बॉयफ्रेंड उसे वीडियो कॉल करता है। कैसी उसे बताती है कि वे सब लोग बोट पर बहुत मजे कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम लोगों को जल्दी सतह पर आ जाना चाहिए। यहाँ टीवी पर बताया जा रहा है कि दुनिया में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये एक बहुत ही अजीब घटना होगी जो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर सकती है। यह सुनकर कैसी अपने बॉयफ्रेंड के पीछे देखती है कि शहर की तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। यह देखकर कैसी थोड़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि उस समय वे लोग भी किसी सुरक्षित जगह पर नहीं थे। वह उससे और बात करने ही वाली होती है कि अचानक उनका कनेक्शन कट जाता है। कैसी यह बात जाकर अपने मॉम और डैड को बताती है। इसके बाद वे लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। जांच करते समय उन्हें दिखाई देता है कि उनकी बोट के आसपास बहुत सारी व्हेल्स और शार्क्स घूम रही हैं, जबकि इस इलाके में आमतौर पर व्हेल्स और शार्क्स दिखाई नहीं देती। टॉम एक ओशन एक्सप्लोरर था, इसलिए वह जानता था कि व्हेल्स और शार्क्स ऐसा तभी करती हैं जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। उन्हें पहले से ही उस भयानक तूफान का अंदाजा हो गया था, लेकिन उससे पहले उन्हें शार्क्स से भी निपटना था। तभी अचानक उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। यह देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि किसी बड़े समुद्री जीव ने बोट के नीचे टक्कर मारी है। ये देखने के लिए टॉम पानी के अंदर चला जाता है। वह देखता है कि बोट के नीचे एक बड़ा गड्ढा बन गया है, जो शायद किसी बड़ी शार्क की वजह से हुआ है। जब टॉम ऊपर वापस आता है तो उसके कंधे पर गहरा घाव होता है। यह देखकर जूलिया उसके घाव को सीकर ठीक करती है। टॉम अपने फैमिली को बताता है कि शार्क की वजह से बोट के इंजन को नुकसान हुआ है। अब वे बोट को आगे नहीं ले जा सकते। इसका मतलब अब वे लोग समुद्र के बीच फंस चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि किसी से मदद मांगी जाए, लेकिन जब कैसी मदद के लिए सिग्नल ढूंढती है तो वहां कोई सिग्नल नहीं मिलता। उनकी बोट का कम्युनिकेशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। सब लोग हैरान थे कि अचानक सब कुछ काम करना क्यों बंद हो गया। अब इस मुश्किल समय में
टॉम उनके खाने और पानी का हिसाब देखता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी था, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद थी। वे लोग शिपिंग रूट के पास थे, इसलिए हो सकता था कि कोई शिप वहां से गुजरे और उन्हें देख ले और फिर उन्हें बचा लिया जाए। इसी दौरान अचानक उन्हें बाहर से एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि आसमान से एक बड़ा मीटियोरॉइड उनकी तरफ आ रहा है। वह उनकी बोट से टकरा सकता था। इससे बचने के लिए टॉम जल्दी से बोट का इंजन चालू करता है, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करने से इंजन पूरी तरह खराब हो सकता है, और वही होता है। बोट का इंजन पूरी तरह खराब हो जाता है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर टॉम बोट को आगे नहीं बढ़ाता तो वह मीटियोरॉइड सीधे उनसे टकरा जाता। टॉम समझ जाता है कि आसमान से गिरने वाली ये चीजें असल में सैटेलाइट्स हैं, और इसी वजह से अचानक रेडियो और फोन सिग्नल्स बंद हो गए हैं। वे लोग अभी इस हादसे से ठीक तरह संभल भी नहीं पाए थे कि एक और मीटियोरॉइड उनकी तरफ आने लगता है। अब खुद को बचाने के लिए वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए सब लोग बोट के नीचे वाले हिस्से में चले जाते हैं और लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं, ताकि अगर बोट पलट जाए तो वे पानी में डूबे नहीं। जब वे बोट के अंदर होते हैं तो बोट बहुत जोर से हिलने लगती है। सबको लगने लगता है कि अब वे लोग बच नहीं पाएंगे। तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज आती है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि वे अभी भी जिंदा हैं। हालांकि उन्हें कुछ चोटें लगी होती हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी बोट में कई छोटे बड़े छेद हो गए थे, फिर भी उनमें से पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब पूरा फैमिली बोट से बाहर निकल कर देखता है तो यह दृश्य देखकर वे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि उनकी बोट के नीचे बिल्कुल पानी नहीं है। उनकी बोट के आसपास मछलियां जमीन पर पड़ी हुई हैं और उनकी बोट अब एक सूखी और पहाड़ी जैसी जगह पर खड़ी है। ऐसा लगता है जैसे वे लोग किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। जहां कल तक सिर्फ पानी था, वहां अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर में वे समझ जाते हैं कि वे किसी रेगिस्तान में नहीं हैं, बल्कि अभी भी समुद्र के बीच ही हैं। बस समुद्र का सारा पानी यहाँ से कहीं और चला गया है। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और दिशा देखने लगता है। तब उसे समझ आता है कि धरती के साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। धरती के पोल्स बदल गए हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जगह बदल गई है। इसी वजह से समुद्र का सारा पानी धरती के दूसरे हिस्से में चला गया है। इसका मतलब अब समुद्र की जगह जमीन बन गई है। यह बात जानकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन टॉम उन्हें एक और डरावनी बात बताता है। वह कहता है कि जब यह सब हुआ होगा, उस समय जो लोग जमीन पर रह रहे थे वे शायद इस आपदा में मारे गए होंगे। यह बात सुनकर कैसी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। दुखी होकर वह कैबिन के अंदर जाकर खुद को बंद कर लेती है, लेकिन अभी उन्हें एक और बात पता चलने वाली थी जिसे सुनकर उनके होश उड़ने वाले थे। खैर, अब जूलिया यहाँ बचे हुए खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगती है। उधर बेन अपने बर्थडे के बलून्स आसमान में छोड़ देता है, ताकि अगर कोई और जिंदा हो तो वह इन्हें देखकर उनके पास आ सके और मिलकर इस मुश्किल का सामना कर सकें। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब मिलेगा, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे जवाब मिल जाता है। यह जवाब एक कैप्टन देता है जिसका नाम नेटो होता है। उसे भी इस समुद्र के बदलने की घटना के बारे में पता होता है, क्योंकि वह भी उस समय अपनी सबमरीन में था, जैसे टॉम का फैमिली बोट पर था। टॉम उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब कैप्टन उन्हें एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि धरती के पोल्स जो बदले हैं वे लगभग 1 हफ्ते में फिर से अपनी जगह पर आ जाएंगे। इसका मतलब 1 हफ्ते बाद समुद्र का पानी वापस यहाँ आ जाएगा, और जब ऐसा होगा तब समुद्र की लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है कि मैं तो अपनी सबमरीन में बच जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जल्दी से किसी ऊंची जगह पर पहुंचना होगा, क्योंकि वहां तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। यह सुनते ही जूलिया तुरंत अपने बच्चों से सामान पैक करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से कहता है कि तुम्हारी सबमरीन में बचने के चांसेस ज्यादा हैं, क्या तुम मेरे फैमिली को वहां रख सकते हो? कैप्टन कहता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि उसकी सबमरीन में उसका एक साथी मर चुका है और अब वहां सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह बची है। वह कहता है कि मैं एक व्यक्ति को अपने साथ रख सकता हूं, लेकिन तब भी एक व्यक्ति बाहर रह जाएगा। यह सुनकर टॉम उससे विनती करता है कि कृपया किसी तरह मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाओ। इसके बदले में मैं तुम्हें हमारा सारा बचा हुआ खाना दे दूंगा। टॉम की बात सुनकर कैप्टन मान जाता है। फिर वह टॉम को मैप पर अपनी लोकेशन समझाता है। इसके बाद टॉम अंदाजा लगाता है कि सबमरीन कहाँ है। वह अपनी वाइफ से कहता है कि हम वहां 2 दिन में पहुंच सकते हैं। इसका मतलब समुद्र का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सुरक्षित वहां पहुंचा सकते हैं। इस तरह उनकी जान बच सकती है। अगली सुबह पूरा फैमिली यात्रा के लिए तैयार हो जाता है।
तभी टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी तरफ आ रहा है। टॉम देखता है कि वह आदमी घायल है, इसलिए टॉम उसकी मदद करना चाहता है। वह पानी की बोतल लेकर उसके पास जाता है, लेकिन पानी पीने के बाद वह आदमी धन्यवाद कहने के बजाय टॉम पर हमला कर देता है। दूर खड़ी जूलिया यह सब देख लेती है। इसके बाद वह आदमी चाकू से टॉम पर हमला करता है और उसे मार देता है। फिर वह आदमी जूलिया की तरफ बढ़ने लगता है। जूलिया अपने हस्बैंड को नहीं बचा पाती, लेकिन वह जल्दी से बोट के अंदर जाकर अपने दोनों बच्चों को कैबिन में बंद कर देती है। फिर वह कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसे तभी इस्तेमाल करना जब हम बहुत बड़ी मुसीबत में हों। इसी बीच वह आदमी भी बोट तक पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए जूलिया बाथरूम के अंदर छिप जाती है। अब वह खतरनाक आदमी बोट के अंदर तलाश शुरू कर देता है। उसे जैसे ही वहां खाने का सामान मिलता है वह तुरंत खाने लगता है। वह ऐसे खाता है जैसे कई दिनों से भूखा हो। खाना खाने के बाद वह जूलिया को ढूंढना शुरू करता है और सीधे कैबिन की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जहां से आवाज आ रही थी वहां कोई नहीं है। असल में जूलिया बोट के एक छेद से बाहर निकलकर भाग गई थी, लेकिन उस आदमी का कुत्ता जूलिया को देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। अब मजबूरी में जूलिया को उस कुत्ते को मारना पड़ता है ताकि वह चुप हो जाए। इसके बाद जूलिया बोट के नीचे छिप जाती है। शुरू में वह आदमी उसे नहीं देख पाता, लेकिन जब वह बाहर आकर अपने कुत्ते को मरा हुआ देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि जूलिया बोट के बाहर ही कहीं है। जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरता है, जूलिया फिर से ऊपर चढ़ जाती है और टूटे हुए ग्लास का सहारा लेकर बोट के अंदर वापस आ जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वह आदमी जूलिया को पकड़ लेता है। वह आदमी जूलिया के बाल पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। वह जूलिया का गला दबाने की कोशिश करता है। अब जूलिया अपनी जान बचाने के लिए उससे लड़ने लगती है। उधर कैबिन के अंदर से कैसी यह सब देख रही होती है। उसे याद आता है कि फ्लेयर गन इस्तेमाल करने का यही सही मौका है। वह तुरंत फ्लेयर गन चला देती है, जिससे वह आदमी दूर गिर जाता है। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। फ्लेयर गन की वजह से बोट में आग भी लग जाती है। अब जूलिया जल्दी से बोट के अंदर जाकर अपने दोनों बच्चों को बाहर निकालती है, लेकिन बाहर निकलते समय वह आदमी फिर से जूलिया पर हमला करता है। इस बार जूलिया उसे जोर से लात मारकर पीछे फेंक देती है। बाहर आते ही कैसी और बेन अपने फादर की लाश देखकर रोने लगते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, तो अपने फादर की मौत के लिए जिम्मेदार मानने लगता है। वह कहता है कि अगर मैंने बलून्स हवा में नहीं छोड़े होते तो वह आदमी उन्हें देखकर यहाँ नहीं आता। इधर जूलिया भी अपने हस्बैंड को पकड़कर रोने लगती है। तभी वह देखती है कि वह खतरनाक आदमी जलती हुई बोट से बाहर आ रहा है। अब वहां रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी ही देर बाद उनकी जलती हुई बोट में बड़ा धमाका हो जाता है। काफी देर तक भागने के बाद वे लोग बहुत थक जाते हैं, इसलिए वे एक पहाड़ी के पीछे रुककर आराम करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब वह आदमी उनका पीछा छोड़ चुका होगा, लेकिन बेन अभी भी रो रहा होता है। कैसी उसे हिम्मत देती है और पानी पीने के लिए देती है। बेन पानी पीने से मना कर देता है। जूलिया अपने बेटे को समझाती है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने बलून्स इसलिए छोड़े थे ताकि कोई हमारी मदद कर सके। इसी बीच जूलिया देखती है कि वह आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है। यह देखकर तीनों फिर से भागने लगते हैं। लगातार भागते भागते वे लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन जब भी वे पीछे मुड़कर देखते हैं वह आदमी अभी भी उनके पीछे आ रहा होता है, इसलिए वे बिना रुके लगातार भागते रहते हैं। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जहरीला पानी भरा हुआ था। यहाँ से गुजरना बहुत खतरनाक हो सकता था, लेकिन जूलिया अपने बच्चों से कहती है कि हमें इसी रास्ते से जाना होगा। तीनों उस जहरीले पानी को पार कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जूलिया को समझ आता है कि बेन के शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई है। उनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें बची थीं, जो वे बेन को दे देते, लेकिन इतने कम पानी से उसकी प्यास नहीं बुझती। अब कैसी भी हिम्मत हारने लगती है। वह कहती है कि हमें नहीं पता जिस जगह हम जा रहे हैं वहां सच में सबमरीन होगी भी या नहीं, लेकिन जूलिया उसे डांटते हुए कहती है कि चुप रहो और वही करो जो मैं कह रही हूँ। हम आगे बढ़ेंगे और मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। जूलिया की बात सुनकर वे लोग फिर से आगे चलना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना प्लेन दिखाई देता है जो शायद कई साल पहले समुद्र में गिर गया था। वे लोग उस प्लेन के अंदर छिप जाते हैं। यहाँ जूलिया अपने फैमिली की एक फोटो आखिरी बार देखती है जो उन्होंने पिछली रात ली थी। उस फोटो को देखकर सबको टॉम की याद आने लगती है। वे तीनों यकीन नहीं कर पाते कि सिर्फ एक दिन में उनकी जिंदगी इतनी बदल गई है। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी और वे लोग भी बहुत थक चुके थे। कुछ समय बाद कैसी और बेन सो जाते हैं। तभी किसी की आवाज सुनकर कैसी की आंख खुल जाती है। वह बाहर आकर देखती है कि वही खतरनाक आदमी फिर से उनकी तरफ आ रहा है।
अब इन तीनों को किसी भी कीमत पर उससे छुटकारा पाना था, इसलिए कैसी वहीं बैठकर सोने का नाटक करने लगती है। वह आदमी समझता है कि कैसी सच में सो रही है। जैसे ही वह उस पर हमला करने के लिए पास आता है, जूलिया पीछे से उस पर हमला कर देती है। इस बार जूलिया बहुत गुस्से में होती है। वह उस आदमी पर इतना हमला करती है कि आखिरकार वह उसे मार देती है। अब आखिरकार उनका सबसे बड़ा खतरा खत्म हो जाता है। इसके बाद जूलिया थोड़ी देर के लिए शांत होकर सो जाती है। अगली सुबह जब वे जागते हैं तो वे देखते हैं कि उस आदमी की लाश की हालत बहुत खराब है। ऐसा लगता है जैसे किसी जीव ने उसके शरीर को अंदर से खा लिया हो। यह देखकर वे अंदाजा लगाते हैं कि इस इलाके में कुछ खतरनाक समुद्री जीव भी मौजूद हैं। अब उन्हें जल्दी से कैप्टन की सबमरीन तक पहुंचना था। जूलिया अपना मैप देखकर रास्ता ढूंढने लगती है। उधर बेन पानी ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पानी दिखाई देता है और वह बिना सोचे समझे पानी पीने लगता है। जूलिया ने पहले ही उसे मना किया था कि वह पानी जहरीला हो सकता है, लेकिन बेन बहुत प्यासा था, इसलिए उसने जूलिया की बात नहीं मानी। जूलिया उसे रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक बेन काफी पानी पी चुका होता है। थोड़ी ही देर में बेन की तबीयत खराब होने लगती है। अब वह चलने की हालत में नहीं था, इसलिए जूलिया और कैसी वहीं एक छोटा सा ठिकाना बनाकर आराम करने लगते हैं। इसी दौरान जूलिया को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि बहुत बड़ी संख्या में केकड़े उनकी तरफ आ रहे हैं। यह देखकर वे तीनों तुरंत भागने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है। यह एक कार्गो शिप था जिस पर कई कंटेनर्स रखे हुए थे। कई लोग उन कंटेनर्स के अंदर छिपे हुए थे, लेकिन जैसे ही वे लोग जूलिया, कैसी और बेन को देखते हैं, वे तुरंत कंटेनर्स के अंदर छिप जाते हैं। असल में वे इन तीनों से नहीं, बल्कि उनके पीछे आ रहे केकड़ों से डरकर छिप रहे थे। जूलिया और उसके बच्चे कंटेनर के पास जाकर दरवाजा खोलने की विनती करते हैं, लेकिन अंदर वाले लोग दरवाजा नहीं खोलते। उधर दूसरी तरफ केकड़ों की बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब उनके पास खुद कुछ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जूलिया और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं। जूलिया पहले अपने दोनों बच्चों को ऊपर चढ़ाती है, फिर जब वह खुद ऊपर चढ़ने लगती है तभी एक केकड़ा उसके पैर में काट लेता है, लेकिन किसी तरह वह अपना पैर छुड़ाकर ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद जूलिया अपने स्कार्फ से अपने घाव को बांधती है और थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। कैसी और बेन ऊपर से देखते हैं कि वे केकड़े कंटेनर्स को काटकर अंदर घुस रहे हैं और अंदर छिपे लोगों पर हमला कर रहे हैं। वहां मौजूद लोग अपने हथियारों से केकड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वे लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते और अंत में वे केकड़े अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। अगली सुबह जूलिया को होश आता है। वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे वहां नहीं हैं। यह देखकर वह बहुत डर जाती है कि कहीं उसके बच्चों के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, लेकिन तभी दूर से उसे कैसी और बेन आते हुए दिखाई देते हैं। असल में वे दोनों खाना, पानी और हथियार ढूंढने गए थे। अब वहां वे केकड़े भी नहीं थे। जूलिया अपने केकड़े के काटे हुए घाव का इलाज करती है। उधर बेन उन लोगों के हथियार इकट्ठा कर लेता है जो कंटेनर के अंदर मारे गए थे, ताकि वह अपनी सुरक्षा के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। उन्हें वहां से थोड़ा सा खाना भी मिल जाता है। इसके बाद जूलिया फिर से कैप्टन से संपर्क करने की कोशिश करती है। कैप्टन बताता है कि वही समुद्री जीव उस पर भी हमला कर चुके हैं। वह बहुत बुरी तरह घायल है। वह अब उनकी मदद नहीं कर सकता। साथ ही वह यह भी बताता है कि समुद्र का पानी बहुत जल्द वापस आने वाला है। इसी वजह से समुद्री जीव फिर से इस जगह पर लौट आए हैं। यह सुनकर जूलिया रोने लगती है, क्योंकि अब उन्हें यह भी नहीं पता था कि सबमरीन किस दिशा में है। रात में भागते समय उनका मैप भी कहीं गिर गया था। उनकी मदद के लिए कैप्टन अपने फ्लेयर गन से आसमान में एक फ्लेयर छोड़ता है। बेन दूर से उस फ्लेयर की रोशनी देख लेता है, लेकिन वह जगह उनसे बहुत दूर थी। फिर भी वे तीनों तेजी से उस दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में पत्थरों से भरा खतरनाक रास्ता था और वहां उन्हें फिर से उन केकड़ों का सामना करना पड़ सकता था। इधर कैसी को अपनी मां के लिए चिंता होने लगती है। वह सोचती है कि सबमरीन में तो सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह है। अगर वह और बेन अंदर चले गए तो जूलिया का क्या होगा। लेकिन जूलिया उससे कहती है कि अभी इन सब बातों के बारे में मत सोचो। जब हम सबमरीन तक पहुंचेंगे तब फैसला करेंगे कि क्या करना है। और वह कहती है, आगे बढ़ते हैं। वे लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक वहां लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है। जूलिया सबसे पीछे होती है और तभी एक बड़ा पत्थर उसके सामने गिर जाता है, जिससे वह वहीं फंस जाती है। अब कैसी अपनी मां को छोड़कर आगे नहीं जाना चाहती, लेकिन जूलिया उसे कसम देती है कि वह किसी भी हालत में खुद को और अपने भाई को बचाए। इसलिए कैसी अपने भाई के साथ आगे बढ़ जाती है। आखिरकार वे दोनों सबमरीन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता।
वे दोनों जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी पीछे से कैप्टन आता है, जो बहुत बुरी तरह घायल होता है। वह कहता है कि सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि अगर वह पानी से निकलकर ऊपर भी पहुंच गया तो शायद वह जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनते ही कैसी वापस अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर जूलिया अभी भी फंसी हुई होती है। इसी बीच केकड़ों का बड़ा झुंड फिर से उनकी तरफ आने लगता है। जूलिया अपनी गन से उन पर गोली चलाने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब इससे पहले कि कोई जीव उस पर हमला करे, कैसी ऊपर से उसका हाथ पकड़ लेती है और आखिरकार उसकी मदद से जूलिया वहां से बाहर निकल आती है। के बाद वे तीनों जल्दी जल्दी भागते हुए सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। बिना समय बर्बाद किए वे सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं। उसी समय वे भयानक केकड़े भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी दूर से समुद्र की एक बहुत विशाल लहर उनकी तरफ आती दिखाई देती है। वह लहर सैकड़ों मीटर ऊंची थी और बेहद खतरनाक लग रही थी। वह बहुत तेज गति से आकर सबमरीन से टकराती है। इस टक्कर से सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जब जूलिया को होश आता है तो वह देखती है कि उनकी सबमरीन पानी में नहीं है, बल्कि वह विशाल लहर सबमरीन को उठाकर एक शहर के अंदर ले आई है। वह शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। यह देखकर साफ पता चलता है कि धरती से इंसान लगभग खत्म हो चुके हैं और इसी दृश्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।